कि देखिए यूक्रेन और रशिया का जो वॉर का डेवलपमेंट है वो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव है। हो सकता है कि मार्केट्स कम से कम हफ्ते 10 दिन के लिए थोड़े से वोलेटाइल रहे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी कंट्री की वॉर ज्यादा समय के लिए लंबी चलती नहीं है। और हमको लग रहा है कि बहुत ही जल्द अगर कोई सोल्यूशन आता है तो मार्केट में बाउंस बैक भी उतना ही ज्यादा आएगा। ये समय पैनिक सेल ऑफ का बिल्कुल नहीं है। हमने 2020 मार्च में भी देखा था कि कोविड के कारण निफ्टी 7,500 तक पहुंचा था और तभी काफी अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखी है। तो मुझे लग रहा है कि निवेशकों को थोड़ा लंबा समय के साथ प्लानिंग करके इस पैनिक को थोड़ा सा बाय करना चाहिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। और जो एकदम शॉर्ट टर्म और इंट्राडे पोजिशनल ट्रेडर्स है उनको तो मार्केट से थोड़ा बाहर ही रहना बेहतर रहेगा। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल सिचुएशन अभी भी फ्लूइड है। कितने दिन तक ये वॉर चलेगी, किस प्रकार के न्यूज फ्लोज आएंगे, ये अभी देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल डेफिनेटली नॉट ओनली इंडिया बट सारे ग्लोबल मार्केट्स का भी इसका इंपैक्ट नेगेटिव रहेगा। के लिए सेंटिमेंट नेगेटिव रहेगी, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए हम अभी भी कहेंगे कि जिनके पास निवेश करने का समय है वो अच्छे क्वालिटी बिजनेस पे जरूर पैसा लगाए, जरूर बाउंस बैक अच्छा आएगा और पैसा इन लेवल से काफी सिग्निफिकेंटली अच्छा बन सकता है। मुझे लग रहा है कि दोनों ही कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया है, तो इसमें पोजीशन होल्ड करिए। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में जरूर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बातें हुई है, यहाँ पे एक्साइज के रेट्स भी हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो ट्रिगर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का है वो है कि 31 मार्च के बाद ये एक ब्लैक रॉक की ग्रुप कंपनी होगी। मैनेजमेंट टीम पूरी तरह से बदलेगी और अनुमान है कि नई मैनेजमेंट टीम आने के बाद जिस प्रकार का स्ट्रेटेजी ये डिजाइन करेगी डेफिनेटली इनके लिए अच्छी तरह से बेनिफिट करेगा। हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बहुत ही बड़ा प्लेयर है और हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का इनका लोन बुक ग्रोथ हुआ है, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है, तो डेफिनेटली कम से कम 1.5-2 साल में अच्छे खासे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। इन्वेस्टर्स के पास अगर थोड़ा सा कैपिटल है, पेशेंस है, तो वो थोड़ा सा इस लेवल पे भी एवरेज करे। रही बात पीएनबी की, तो मुझे लग रहा है कि देखिए सरकारी बैंक्स में प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड अभी शुरुआत हुआ है, नंबर्स काफी अच्छे हैं। जैसे इनके पास पीएनबी मेटलाइफ का इंश्योरेंस के बिजनेस की भी काफी बड़ी इक्विटी की शेयर होल्डिंग है, प्लस दूसरे इन्वेस्टमेंट्स है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी अगर ये थोड़ा सा एवरेज आउट करे तो इसमें कोई डाउट नहीं कि यहाँ पे कम से कम 60-65 पहला टारगेट बन सकता है। बट ये जो भी टारगेट्स मैं बता रहा हूँ ये कम से कम एटलीस्ट 12 to 18 मंथ्स के टाइम फ्रेम से ही आएंगे। तो ये बात ध्यान में रखिए कि आज अगर वो खरीदते हैं या कल खरीदते हैं तो इन्वेस्टमेंट का जो रिस्क रिवॉर्ड है उसको आने में लगेगा। ठीक है, अविनाश जी, पीएनबी पर आपकी क्या राय होगी? हमने देखा कि लंबे वक्त से ये जो शेयर है दायरे में रहा, हालांकि तमाम बातें होती रही कि वैल्यू इसमें है, और आज जिस तरह से बैंकिंग स्टॉक्स में हमने देखा था कि साल की शुरुआत में जो तेजी शुरू हुई तो कहने की एक भरोसा भी बना था। पीएनबी में क्या निवेशित रहने की सलाह? कहा कि पीएनबी में डेफिनेटली ये निवेशित रह सकते हैं। मेरा अनुमान है कि देखिए काफी समय के बाद ऑपरेटिंग मैट्रिक्स इनके लिए भी अच्छे हो रहे हैं। हालांकि अभी भी एसेट क्वालिटी इनकी काफी एलिवेटेड है, लेकिन जिस प्रकार का क्रेडिट ग्रोथ हमको लग रहा है कि आने वाले साल में आ सकता है, जिस प्रकार का बजट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फोकस्ड है, तो इनको भी डेफिनेटली क्रेडिट ग्रोथ का फायदा मिलेगा, स्पेशली कॉर्पोरेट का। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी नेगेटिव फैक्टर्स है वो शेयर के प्राइस में ऑलरेडी डिस्काउंटेड है और मुझे नहीं लग रहा है कि इस लेवल से काफी और गिरावट इस स्टॉक में आएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली अगर इनको निवेश करना है तो लंबी अवधि के लिए ये प्राइस पे जरूर थोड़ा बहुत निवेश कर सकते हैं। देखिए अभिषेक, पहली बात तो ये एक मीडियम साइज फार्मा कंपनी है। कंपनी के ऑपरेशंस काफी सिग्निफिकेंटली अच्छे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी देखे, टॉप लाइन ग्रोथ देखे तो वो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जिस प्राइस पे इन्वेस्टर्स ने शेयर खरीदा है वो मेरे ख्याल से बाद इसमें बहुत शॉर्ट टर्म में एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली। तो मेरी राय में वहां पर खरीदे, उन्होंने करेक्ट किया अपने को मेरे ख्याल से कोई भी बड़ा चढ़ावा आता है, कोई सेल ऑन राइज का ये स्टॉक रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं कि जिस प्राइस पे इन्होंने एंट्री की है हो सकता है कि इन द नियर टर्म इनको लॉसेस करे। तो मुझे लग रहा है कि कोई अच्छा विकल्प अगर ये फार्मा में चाहते हैं, सन फार्मा है टिपिकली, जहां पे हमको लग रहा है कि अच्छी खासी अपसाइड आएगी। ऐसे छोटे मझोले फार्मा कंपनीज में प्रॉब्लम होती है कि एक बार डाउन ट्रेंड शुरू होता है तो आपको वापस वो ओरिजिनल प्राइस आने में काफी समय लगता है। तो मेरी राय में स्विच करके सन फार्मा की तरफ इन्वेस्टमेंट शिफ्ट कर लीजिए, वहां पे आपका इन्वेस्टमेंट और पैसा थोड़ा सा रिलेटिवली सेफ रहेगा ऐसे वोलेटाइल मार्केट। अभी से मैं समझता हूँ कि देखिए इन्होंने जोमेटो के शेयर, इनफैक्ट अभी भी सिचुएशन ऑन ग्राउंड कैश फ्लो को लेके काफी अच्छी नहीं है और हमको लग रहा है कि जब तक कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं होती तब तक कोई बड़ी री रेटिंग इस स्टॉक में नहीं आएगी। बट
ये भी बात में सच्चाई है कि आज जिस प्रकार का यंगर पॉपुलेशन है, जोमेटो और स्विगी ऐसे एप्स बन गए हैं जहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और फूड के जो एप्लीकेशंस है वो बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। तो अगर इनका नजरिया कम से कम 2-3 साल का है तो ही मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा ट्रिगर आएगा। हालांकि स्टॉक काफी ऊपरी लेवल से गिर चुका है, इट इज नियर टू द आईपीओ प्राइस, तो लग तो नहीं रहा है कि और गिरावट आएगी। लेकिन अगर कंपनी नतीजे में ऑपरेटिंग लॉसेस ज्यादा दिखाती है, कैश फ्लो नहीं दिखाती है और कम से कम साल भर में या 1.5 साल में कोई इंप्रूवमेंट आता नहीं, तो इसमें भारी गिरावट भी हो सकती है। तो हाई रिस्क ट्रेड है, तो अगर इनका रिस्क एपिटाइट थोड़ा ज्यादा है तो ही निवेशित रहिए और कम से कम 2-3 साल का नजरिया रखें, यही मेरी राय। जो तीसरी तिमाही का परफॉर्मेंस आया था वो काफी स्ट्रांग था। इनफैक्ट नॉट ओनली टॉप लाइन बट ऑपरेटिंग एबिटा भी काफी अच्छा था। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी अच्छी थी क्योंकि पोस्ट कोविड नॉर्मल सी आ रही है। कंपनी ने ये भी कहा है कि आने वाले साल में उनका जो स्टोर एक्सपेंशन का भी प्रोग्राम है वो भी अच्छी तरह से चल रहा है। मेरे ख्याल से देखिए, हम कल्याण ज्वेलर्स को डायरेक्टली टाइटन से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इनके गोल्ड और ज्वेलरी सेगमेंट में इनका काफी बड़ा मार्केट शेयर है, पैन इंडिया कवरेज है। तो ये सब देखते हुए मुझे लग रहा है कि अगर लंबा निवेश का अगर इनका टाइम फ्रेम है कम से कम साल 1.5 साल, तो ही पैसा बनेगा। इन्होंने शायद आईपीओ के प्राइस पे ही ये शेयर खरीदा है 81 रुपीज का। स्टॉक ऊपरी लेवल से काफी टूट चुका है, लेकिन जो भी नेगेटिव्स है वो प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुके हैं। लेकिन जो बड़ी री-रेटिंग आएगी वो FY23 के नंबर्स के बाद आएगी। तो आई वुड सजेस्ट हिम टू होल्ड ऑन, यहाँ पे लॉस बुक ना करने के लिए टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखें। एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली वेजिटेबल वनस्पति ऑयल और बेसिकली रियल एस्टेट में हुआ करती थी, लेकिन अभी इन्होंने जो फोकस किया है बिजनेस का वो बेसिकली डिस्टिलरी के तरफ मुड़ा है। और सभी जानते हैं कि एथेनॉल की पॉलिसी को लेके गवर्नमेंट भी बहुत पॉजिटिव है। वो चाहती है कि FY25 तक एथेनॉल का जो ब्लेंडिंग रेशियो है वो करंटली जो 7.5% है उसको 20% तक लेके जाएगा। तो इस बात में कोई डाउट नहीं कि एथेनॉल की कैपेसिटी वाली कंपनियां बहुत सबसे बड़ा ट्रिगर है कि उनकी वेस्ट बंगाल की यूनिट जो है वो अभी पूरी तरह से ऑपरेशनल है और हमको लग रहा है कि इसका इम्पैक्ट आपको FY23 में देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात, इस साल कंपनी करीबन 37-38 रुपीज के अर्निंग्स करेगी और होपफुली FY23 में ये करीबन 45-46 रुपए होगा। तो स्टॉक डेफिनेटली अट्रैक्टिव लग रहा है। हालांकि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा बहुत जल्दी भागा था, अभी करेक्शन मिल रहा है, तो मैं ये निवेशक को यही कहूंगा कि मिलेगी तो ये बेचने का समय नहीं है। इसमें इसमें अगर थोड़ा सा वो ऐड भी करे तो भी कोई हर्ज नहीं। इनफैक्ट अभिषेक, पहली बात तो जो भी नेचुरल गैस की जो कंपनियां है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की, इनको तीसरी तिमाही काफी खराब हो चुकी है। इनफैक्ट नॉट ओनली IGL, गुजरात गैस, MGL, सारी कंपनीज में नंबर्स काफी खराब आ चुके हैं। इसका एकमात्र कारण था कि रॉ मटेरियल प्राइसेस, उक्रेन का मामला हो गया है। इसमें सबसे बड़ा जो नेगेटिव फैक्टर इन कंपनीज के लिए कि इनका रॉ मटेरियल कॉस्ट और भी बढ़ेगा क्योंकि उक्रेन और रशिया ये गैस ग्लोबली गैस काफी बड़े गैस सप्लाइंग कंट्रीज है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्ट कॉस्ट होगा वो आने वाले क्वार्टर्स के लिए थोड़ा सा महंगा और होगा। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक में और थोड़ा परफॉर्मेंस इफेक्ट हो जाए। स्टॉक में डेफिनेटली मोमेंटम नेगेटिव रहेगा। क्या उक्रेन का वॉर खत्म होता है तो उसके बाद ही नॉर्मल सी आएगी। तो मेरे ख्याल से नियर टर्म के लिए चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम समझते हैं कि जो एसेट इन्होंने बनाया है और जिस प्रकार का इनका बैलेंस शीट है, बिल्कुल डेट फ्री बिजनेस है और एन्युटी जैसा बिजनेस मॉडल है, तो इसमें निवेशित रहिए। अगर इनका नजरिया कम से कम 1.5-2 साल है, शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली वॉलेटिलिटी रहेगी, अंडर परफॉर्मेंस रहेगा, बट लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि ये सेक्टर काफी प्रॉमिसिंग है। अब न्यूज़ फ्लो आई थी कि इन कंपनी के प्रमोटर्स एम्बेसी ग्रुप के साथ मर्ज करने की बात कर रहे हैं। अभी ये मर्जर मोर और लेस फाइनल हो चुका है। मार्च के बाद ये कंपनी एक एम्बेसी ग्रुप कंपनी होगी जो रेट में बहुत बड़ा काम कर रही है। हमें लग रहा है कि हालांकि इस स्टॉक में वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है। इस कंपनी की सबसे बड़ी एसेट है कि इनके पास काफी अच्छी प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी के पार्सल्स अवेलेबल है जो बाद में आगे एम्बेसी का जो मोनेटाइज करेगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर इनका नजरिया कम से कम साल भर का है तो डेफिनेटली नया मैनेजमेंट आने के बाद इसमें सुधार आएगा, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट काफी अच्छी तरह से पिकअप हो चुका है। एम्बेसी का मैनेजमेंट भी काफी प्रॉमिसिंग है, काफी डायनेमिक है और इस मार्केट में काफी अच्छी तरह से काम कर चुका है। तो प्राइस गिरावट से बिल्कुल घबराइए ना। अगर आपका निवेश का मौका कम से कम साल 1.5 साल का है तो इसमें